अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लैंग्वेज प्लस लिटरेचर। आज की वीडियो के अंदर हम लिंग्विस्टिक्स से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि है फंक्शंस ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज। ये क्वेश्चन जो सा है 2019 के अंदर आया था सरगोदा यूनिवर्सिटी के अंदर, और पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर भी ये क्वेश्चन आता रहा है। सरगोदा यूनिवर्सिटी का 2019 का तकरीबन मैंने आधा पेपर तो सॉल्व कर लिया है। तो जब ये सारा पेपर कंप्लीट हो चुकेगा तो ये सरगोदा यूनिवर्सिटी का मैं पेपर भी अटैच कर दूंगी और इसके साथ जो जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है उसके लिंक्स भी दे दूंगी। तो अभी हम इसका एक क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं जो कि फंक्शन ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज। तो चलिए अब टाइम वेस्ट ना करते हुए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। फंक्शंस ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट को बहुत से लिंग्विस्ट ने पेश किया। जो फेमस लिंग्विस्ट हैं उनमें शामिल हैं रोमन जैकबसन, जेफरी नील लीच और मिकाइल अलेक्जेंडर किकरवुड हॉलिडे। अब ये फेमस जो लिंग्विस्ट है उन्होंने फंक्शंस ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट को पेश करने के लिए अहम किरदार अदा किया। फंक्शंस ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, एक है माइक्रो फंक्शन और दूसरा है मैक्रो फंक्शन। माइक्रो फंक्शंस जो है इसमें इंडिविजुअल यूजेस शामिल हैं। जब एक इंसान इंडिविजुअल तौर पर लैंग्वेज को यूज़ करता है, उसको इस्तेमाल करता है, तो उसके जितने भी वो फंक्शन लैंग्वेज से परफॉर्म करता है उसको माइक्रो फंक्शन कहते हैं। और मैक्रो फंक्शंस के अंदर ओवरऑल एम्स आते हैं, जो हम ओवरऑल जो है ना जितने भी लैंग्वेज के यूजेस हैं वो सारे जो है मैक्रो फंक्शंस के अंदर इंक्लूड हैं। तो सबसे पहले माइक्रो फंक्शन ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज को देखते हैं। फर्स्ट पे है फिजियोलॉजिकल फंक्शन, रिलीजिंग फिजिकल एंड नर्वस एनर्जी। कर्स वर्ड्स आर यूज्ड टू सर्व दिस पर्पस एज दे रेयरली कन्वे एनी मीनिंग्स एंड आर ओनली टू मेक द स्पीकर फील बेटर। हमारी जो दिमाग की या फिज़िकल जो एनर्जी होती है उसको हम एक्सप्रेस करने के लिए, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए हम समटाइम ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं जो कि हमें कोई मीनिंग तो नहीं कन्वे कर रहे होते, लेकिन हमारी जो एनर्जी होती है उसको रिलीज़ करते हैं। अब जैसे गुस्सा वगैरह हो गया हमारा या एक्साइटमेंट होती है उसको शो करने के लिए हम कुछ वर्ड्स यूज़ करते हैं, जैसे कि दैट्स फैंटास्टिक, हाउ सिली इट इज़। फॉर एग्जाम्पल अगर एक आदमी है वो क्रिकेट मैच देख रहा है या फुटबॉल देख रहा है और उसका जो प्लेयर है, फेवरेट प्लेयर है, वो अच्छी परफॉर्मेंस परफॉर्म कर रहा है, तो इसे देख के वो बंदा भी एक्साइटेड हो जाएगा और अपने इमोशंस को वो कुछ इस तरह से भी एक्सप्रेस कर सकता है, वेल डन, कीप इट फैंटास्टिक, और इसी तरह के बहुत से वर्ड्स वो यूज कर सकता है अपनी जो माइंड में जो इसने एनर्जी बनाई हुई है, जो इमोशंस हैं उसके, उनको एक्सप्रेस करने के लिए। तो ये फिजियोलॉजिकल फंक्शंस के अंदर इंक्लूड होते हैं। तो फिजियोलॉजिकल फंक्शंस क्या होते हैं? जिसके थ्रू हम अपनी नर्वस एनर्जी को, फिजिकल एनर्जी को एक्सप्रेस करते हैं। नंबर 2 पॉइंट है फैटिग फंक्शन फॉर सोशियोबिलिटी। The fatigue use of language is used to build rapport, develop understanding, and mutual bonding among us. For example, hello, hi, dear sir, ma'am, you're obediently, etc. अब फैटिक फंक्शन क्या होता है कि हम सोसाइटी के अंदर रहते हैं और सोसाइटी के अंदर एक दूसरे के साथ हमें इंटरेक्ट करना पड़ता है। तो इस इंटरेक्शन को यूज़ करने के लिए हम स्पेसिफिक वर्ड यूज़ करते हैं, जैसे अस्सलाम वालेकुम यूज़ करते हैं, हाय, हेलो यूज़ करते हैं। और समटाइम जिनसे ना इनका कोई मीनिंग नहीं होता, लेकिन हम अपनी जो इंटरेक्शन होती है उसको डेवलप करने के लिए, अपनी जो बॉन्डिंग होती है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए इस तरह के वर्ड्स यूज़ करते हैं। क्योंकि ये जो उनसे हैं, ये वर्ड्स जो उनसे सोसाइटी के अंदर ही यूज़ होते हैं और सोसाइटी के अंदर एक बॉन्डिंग पैदा करने के लिए यूज़ होते हैं। तो ये फैटिक फंक्शन है जिसे सोशियोबिलिटी के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो फैटिक फंक्शंस क्या होते हैं कि सोसाइटी के अंदर जब लोग एक दूसरे को इंटरेक्ट करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए और म्यूचुअल बॉन्डिंग के लिए जो वर्ड्स यूज़ करते हैं वो सारे फैटिक फंक्शंस के अंदर आते हैं। नंबर 3 पॉइंट है रिकॉर्डिंग फंक्शन फॉर अ ड्यूरेबल रिकॉर्ड ऑफ द थिंग्स। लैंग्वेज इज यूज्ड टू रिकॉर्ड नॉलेज, कल्चर, साइंटिफिक रिसर्च, religions and everything that ought to be remembered. For example, history, philosophy, etc. जितना भी नॉलेज है, चाहे वो प्लाटो की थ्योरीज हो, एरिस्टोटल की थ्योरीज हो, न्यूटन्स के लॉ हो, या रिलीजन से रिलेटेड कोई नॉलेज हो, हमारे कल्चर से रिलेटेड कोई नॉलेज हो, जितना भी नॉलेज हमें रिसीव हुआ है या हमारी आने वाली नस्लों तक उनको पहुंचेगा, तो किसके थ्रू पहुंचेगा? रिकॉर्डिंग फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज के थ्रू। क्योंकि ये रिकॉर्ड होता है, चाहे वो मीडिया में हो, रिटन फॉर्म में हो, रिकॉर्डिंग ऑडियो में हो, तो ये रिकॉर्ड किया हुआ जो फंक्शंस है वो हमारी नेक्स्ट जनरेशन तक ट्रांसफ़र होता है। इसी तरह हमारे कल्चर, हमारी सिविलाइजेशन, हमारे रिलीजन्स, बिलीफ जो से हैं वो हमारी नेक्स्ट जनरेशन तक थ्रू द रिकॉर्डिंग फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज ही ट्रांसफ़र हो पाते हैं।
Number 4 point है identifying function for labeling. Language is also used to identify the object and event in the world we live in. अब देखिए जैसे हम देखते हैं कार, मोटरसाइकिल, बाईसाइकिल, ट्राईसाइकिल, ट्रक और इवन के गाड़ियों के भी हम स्पेसिफिक नाम दे देते हैं, उनको लेबलिंग कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो ही हम उस ऑब्जेक्ट का नाम लेते हैं तो फ़ौरन से उसका इमेज हमारे जहन में आ जाता है। इसी तरह जब हम किसी शादी के फंक्शन की बात करते हैं तो वो जो नाम है, नाम से ही वो फंक्शन सारा जो है वो हमारे माइंड में उसकी पिक बन जाती है। इसी तरह जो सा है फंक्शन होता है या मैरिज की कोई सेरेमनी होती है या फिर कोई भी फंक्शंस रख लेते हैं, तो ये फंक्शन हमने इनके स्पेसिफिक नाम रखे होते हैं, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए उनकी लेबलिंग हम कर देते हैं, जिससे हमें आसानी होती है। जो ही हम उसका नाम लेते हैं तो उसका इमेज हमारे जहन में आ जाता है। इवन कि हम इंसानों के नाम ऐसे ही रख देते हैं और जब उस बंदे का नाम लिया जाता है तो फ़ौरन उसी की इमेज हमारे माइंड में बन जाती है। Number 5th point है reasoning function, an instrument of the thought. Before we say something, we think, and to do that, we necessarily use language. For example, the mental activity is done with the help of language. जब भी कोई स्पीकर बोलता है या राइटर लिखता है तो उसके माइंड में कोई ना कोई थॉट प्रोसेस होता है जो कि उसको हेल्प करती है उन वर्ड्स को बोलने के लिए, और इसके जो माइंड का रीजनिंग फंक्शन होता है, जो सोचने का अमल होता है, वो थ्रू द लैंग्वेज होता है। इसीलिए हम कह सकते हैं दिस फंक्शन इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ थॉट। नंबर 6 पॉइंट है कम्युनिकेटिंग फंक्शन फॉर कन्वर्सेशन विद ईच अदर, रिक्वेस्टिंग, अपोलोजाइजिंग, इन्फॉर्मिंग, ऑर्डरिंग एज वेल एज promising and requesting are all the reason for communicating our ideas. एक सोसाइटी के अंदर रहते हुए हमें एक दूसरे से कम्युनिकेट करना पड़ता है, बातचीत करनी पड़ती है, चाहे हम वो रिक्वेस्ट किसी से करें या समटाइम हम इंफॉर्मेशन किसी टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं, या हम किसी को ऑर्डर दे रहे होते हैं, किसी से हम अपोलोजाइज करते हैं, या हम प्रॉमिस कर रहे होते हैं एक दूसरे के साथ। तो इन तमाम फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए हमें एक दूसरे से कम्युनिकेट करना पड़ता है। तो जो कम्युनिकेटिंग फंक्शन होता है उसके अंदर ये सारे जो से हैं फंक्शंस परफॉर्म होते हैं। Number 7 point is player function for pleasing to both the speaker and the listener. Language itself is pleasing to hear. It is not only to spot by the frequent use of the assonance, alliteration, onomatopoeia in the poetry, but it also has many other qualities that make it pleasing. For example, language has a musical quality. जो लैंग्वेज है वो सुनने वाले को और बोलने वाले को दोनों को प्लेयर देती है। समटाइम ऐसी जो साउंड्स होती हैं वो जब हम रिसीव करते हैं, परसीव करते हैं, तो वो बहुत माइल्ड सी होती है, खुशगवार सी होती है, जैसे कोई सॉन्ग हो गया, कोई पोइट्री हो गई, इस तरह के, जिसको सुन के हमारा माइंड भी रिलैक्स होता है, हमारे दिल को भी खुशी होती है। और कुछ ऐसे होते हैं जो कि कर्स वर्ड होते हैं या बहुत रूड से होते हैं, या उनकी आवाज़ें इस तरह की होती हैं जो सर को लगती हैं और अजीब सी आवाज़ आती है जो सर दर्द का बायस बनती है। तो ये साउंड्स पे डिपेंड करता है। तो समटाइम ये खुशी का भी बायस बनती है, ना सिर्फ लिसनर के लिए बल्कि स्पीकर के लिए भी, क्योंकि जब ये समटाइम आप देखते हैं कि जब कोई गाना गाता है या नात पढ़ता है या किसी भी सुर के अंदर अपनी आवाज़ को लेके आता है तो उससे खुशी मिलती है। तो लैंग्वेज जो सी है एक खुशी का ज़रिया भी बनते हैं, जो कि ना सिर्फ स्पीकर के लिए होती है बल्कि लिसनर के लिए भी होता है। अच्छा, नेक्स्ट कैटेगरी देखते हैं जो कि है माइक्रो फंक्शन। माइक्रो फंक्शन ओवरऑल फंक्शंस के अंदर यूज़ होते हैं, यानी आप कह सकते हैं एक बड़े पैमाने के अंदर जब हम लैंग्वेज के यूज़ को देखते हैं। तो इसमें नंबर 1 जो पॉइंट आता है वो एडिशनल फंक्शन है फॉर कंसीविंग एंड परसीविंग समथिंग। Additional function refers to conceptualized process involved in our mental activities. एक माइक्रो फंक्शंस के अंदर 2 या 2 से ज़्यादा जो है माइक्रो फंक्शंस भी डिपेंड कर रहे होते हैं, उसी की कैटेगरी के अंदर आते हैं। जैसे कि एडिशनल फंक्शंस के अंदर रीजनिंग के जो रीजनिंग फंक्शन हमने पढ़ा है और आइडेंटिफाइंग फंक्शन पढ़ा है, ये दोनों फंक्शन जो है एडिशनल फंक्शंस के अंदर आते हैं। तो एडिशनल फंक्शंस के थ्रू हम अपनी मेंटल एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, जिसके अंदर रीजनिंग फंक्शंस भी आ जाता है और आइडेंटिफाइंग फंक्शन भी आ जाता है। Number 2 point is interpersonal function for the social interaction. Interpersonal function emphasizes that language is mainly a social phenomena, but apart from enabling communicating with other people,
It enables to project the speaker in the desired way and represent the speaker. Interpersonal functions के अंदर वो तमाम फंक्शन इंक्लूड हैं जो कि हम सोसाइटी के अंदर रहते हुए एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए यूज करते हैं, जैसा कि हमने फैटिक फंक्शंस के अंदर और कम्युनिकेटिंग फंक्शंस के अंदर डिस्कस किया था। तो ये दोनों फंक्शंस भी इंटरपर्सनल फंक्शंस के अंदर लाई करते हैं। Number 3 point is poetic function. For the production of our imagination, the ability to manipulate the language in a creative way. With the use of the jokes and the metaphor, we can play with the words and meaning simply for joy. जब भी हम लैंग्वेज के थ्रू कोई जोक बनाते हैं या फिर कोई कॉमेडी बनाते हैं, कोई पोइम बनाएंगे, कोई गाना बनाएंगे, तो ये सारी क्या होती हैं, एक पोइटिक वे में जो लैंग्वेज को परफॉर्म किया जाता है जिससे हमें प्लेजर हासिल होता है, खुशी हासिल होती है। तो जब भी हम अपनी जो थॉट्स होती हैं उनको थ्रू द कॉमेडी पेश करते हैं या फिर गाने की सूरत में या पोइट्री की सूरत में, किसी भी सूरत में जब हम उसको पेश करते हैं तो वो पोइटिक फंक्शंस के अंदर आता है। और माइक्रो फंक्शन में जिस तरह से हमने पढ़ा था प्लेयर फंक्शन के बारे में। Number 4 point is textual function. For the creation of long utterances, textual competence refers to our ability to create long utterances or piece of writing which are both cohesive and coherent. कोई भी जो information है, चाहे वो scientific हो, चाहे वो लिटरेचर से रिलेटेड हो, पोइम्स हो या शेक्सपियर के कोई ड्रामा हो, तो इसको टेक्स्ट की सूरत में लिख लिया जाता है, एक टेक्स्ट की सूरत में सेव कर लिया जाता है। कोहेसिव से मुराद ये है कि स्ट्रक्चर के लिहाज से या कोहेरेंट हो, यानी थेमेटिकली जो से है हम उसको प्रिजर्व कर देते हैं एक टेक्स्ट की सूरत में। तो ये सारा भी जितना भी बुक्स के थ्रू हमारे तक नॉलेज आता है या लिटरेचर के थ्रू जो हमारा नॉलेज होता है वो टेक्सचुअल फॉर्म की सूरत में हमारे तक पहुँचता है। ये तो थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, और अगर आप BS लिटरेचर या MA इंग्लिश के स्टूडेंट हैं और लिंग्विस्टिक लिटरेचर से इंटरेस्ट रखते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। टिल देन अल्लाह हाफिज।